हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियम राज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियम राज आज प्राचीन भारत से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। आज हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य के उदय हम लोग देखेंगे। तो मगध साम्राज्य हम लोग शुरू करेंगे। तो देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। आज का हम लोगों का टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य साम्राज्य हम लोग देखेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत से मैंने संबंधित 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने कर दिया है। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित कर दिया है। उसके बाद महाजनपद से कर दिया है। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कर दिया है। अगर नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। आज का हम लोगों का टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्षण कैसे हुआ और इसके प्रमुख शासक कौन कौन सा है, प्रमुख वंश कौन कौन सा उभर करके आते हैं। हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि का हम लोग बारे में जानकारी ले लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि 16 महाजनपद हम लोग पढ़े थे, जो कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से पता चला था कि कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। जो कि 16 महाजनपदों में से कौन कौन सा महाजनपद कहाँ था, थोड़ा एक बार संक्षिप्त में थोड़ा सा हम नजर एक बार डाल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है, भारत हो गया। ये भारत हमारा हो गया। ये भारत हो गया, जो कि 16 महाजनपद हुआ करता था। जो कि बिहार में 3 है, उत्तर प्रदेश में 8 था, उसके बाद मध्य प्रदेश में 1 हुआ करता था, उसके बाद राजस्थान में 1 हुआ करता था, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में क्या हुआ करता था, 1 हुआ करता था, और 2 भारत से बाहर हुआ करता था, जो कि गंधार और कम्बोज हुआ करता था। यानी कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर करके आता है, जो कि मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद उभर करके आता है, जो कि यहाँ पर पड़ता है बिहार। आप लोगों को तो पता होगा कि बिहार कहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है। जो कि यहीं पर मुख्य रूप से 3 महाजनपद हुआ करते थे। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 महाजनपद हुआ करते थे। मैं क्या से लिखा हूँ। पहला महाजनपद हुआ करता था मगध। सेकेंड महाजनपद हुआ करता था वज्जी महाजनपद। थर्ड महाजनपद हुआ करता था अंग महाजनपद हुआ करता था। मुख्य रूप से बिहार में 3 महाजनपद हुआ करता था। एक है मगध, एक है वज्जी, एक है अंग। जो कि मगध की राजधानी क्या हुआ करता था, तो मगध का राजधानी राजगीर हुआ करता था। कहाँ पर, राजगीर। मगध का राजधानी कहाँ हुआ करता था, राजगीर। उसके बाद वज्जी का राजधानी जो कि वैशाली हुआ करता था। कहाँ पर, वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करता था। वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करता था। उसके बाद अंग का राजधानी कहाँ पर हुआ करता था, तो अंग का राजधानी चंपा हुआ करता था। अंग का राजधानी कहाँ पर, चंपा हुआ करता था। तो हमने बिहार में देखा था कि 3 महाजनपद था, एक मगध महाजनपद, एक वज्जी महाजनपद और एक अंग महाजनपद। जो कि तीनों महाजनपद के हमने राजधानी देखा, राजगीर देखा, वैशाली देखा और हम लोगों ने देखा चंपा। तो जो कि 16 महाजनपदों में से 8 बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है। इसके समीप ही पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी में 8 था। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद हुआ। उसके बाद राजस्थान में 1 महाजनपद हुआ। उसके बाद दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में 1 हुआ और 2 भारत से बाहर, जो कि गंधार और कम्बोज हुआ करता था। 2 भारत से बाहर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो इन 16 महाजनपद में से प्रतिस्पर्धा होता है, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर करके आता है, जो कि मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर करके आता है मगध। हम लोग मगध के बारे में एक एक करके विस्तार से हम लोग अध्ययन करते देखते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में फैक्ट था, मैंने बता दिया। और मगध महाजनपद देख लेते हैं, जो कि बिहार है। यहाँ से उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, जो कि गंगा नदी बोलते हैं यहाँ से, गंगा नदी। तो गंगा नदी के आसपास जो कि मैदानी भाग हुआ करता था, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सब क्षेत्र जो हुआ करता था, क्या मैदानी भाग हुआ करता था। उसी के गंगा नदी के आसपास मैदानी भागों में हमारा क्या, मगध महाजनपद बसा हुआ था। तो उसके बारे में देखते हैं। इतना मैंने पृष्ठभूमि बताया, उसके बाद फैक्ट एक एक करके लिखते चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन उभर करके आता है, मगध। हमने देखा कि 16 महाजनपदों में से जब आपस में प्रतिस्पर्धा होता है कि कौन से इसमें सबसे शक्तिशाली है, तो जो कि बिहार का मगध
जो कि महाजनपद उभर करके आगे आता है। तो हमने वही बात लिखा कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर करके कौन आता है? मगध। अब हम देखते हैं कि आखिर मगध में ऐसा क्या बात था कि मगध ही महाजनपद उभर करके आता है। इन 16 महाजनपदों में से 16 में से अन्य कोई कौन नहीं उभर कर आया। तो हम लोग देखते हैं कि मगध के उत्कर्षण का कारण, हम लोग देखते हैं कि आखिर मगध साम्राज्य के उत्कर्षण के कारण, मगध साम्राज्य के उदय का कारण, साम्राज्य के उदय का कारण आखिर ऐसा क्या कारण था कि 16 महाजनपदों में से मगध उभर कर क्या है? कुछ तो इसमें जरूर कारण होगा, तभी तो कुछ 16 महाजनपदों से सबसे विचित्र होता है और सबसे शक्तिशाली उभर करके आता है। तो मुख्य रूप से इसमें 3 कारण देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है, एक इसमें देखने को मिलता है, सबसे पहले देखने को मिलता है भौगोलिक कारण। पहला कारण हम देखते हैं भौगोलिक कारण। पहला कारण क्या है? भौगोलिक कारण। अब भौगोलिक कारण क्या है, इसको पहले समझते हैं कि भौगोलिक कारण क्या था। तो हमने बताया कि उत्तराखंड से जो कि एक नदी निकलती है, जो कि गंगा नदी बिहार उत्तर प्रदेश जो कि मैदानी भागों में क्या है? बसा हुआ है। यानी जो मगध साम्राज्य है जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर बसा हुआ है? जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मगध कहाँ पर बसा हुआ है? देखिए यहाँ से गंगा नदी निकलती है, मैं इससे बनाता हूँ। यहाँ से उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से दक्षिण भारत से एक नदी निकल के जाती है जिसका नाम है सोन। इस नदी का क्या नाम है? सोन नदी। इसका नाम है गंगा। और इस नदी के नाम है सोन, जो कि दक्षिण भारत से निकल कर आती है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। और यहाँ से नेपाल से यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है गंडक नदी। और जो कि मगध साम्राज्य, जो कि राजधानी हुआ करता था राजगीर, मगध साम्राज्य यहाँ पर विकसित होता है। यहाँ पर कौन सा साम्राज्य विकसित होता है? यहाँ पर मगध साम्राज्य विकसित होता है। यहाँ पर कौन सा साम्राज्य विकसित होता है? मगध साम्राज्य विकसित होता है। तो मुख्य रूप से मगध साम्राज्य को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा गया है तो पूरी तरह से नदियों के बीच में बसा हुआ है, जो कि काफी सुरक्षित जगह है, और जो कि अगर कोई महाजनपद इस पर आक्रमण करना चाहे तो इतना आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसको करना होगा, अगर इधर से जब कोई मध्य प्रदेश से जाना चाहेगा उस पर आक्रमण करने के लिए, तो नदियों को, गंगा नदी को पार करके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर दक्षिण भारत से कोई जाए, इस सोन नदी को पार करके जाना होगा। अगर उत्तर भारत से कोई आता है तो इस गंडक नदी को पार करके आना होगा। यानी काफी जो कि सुरक्षित जगह था मगध काफी क्या था? काफी सुरक्षित जगह था। इसलिए भौगोलिक कारण हम लोग देखा कि पूरी तरह से मैदानी भागों में बसा हुआ है, गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर क्या बसा हुआ है। उसके बाद सेकेंड कारण हम देखते हैं। सेकेंड कारण था आर्थिक कारण। उत्कर्षण में इसका भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक कारण काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक कारण, अच्छा आर्थिक कारण क्या होता है? सबसे पहले इसे समझते हैं। आर्थिक कारण ये होता है कि हम लोगों ने देखा कि जो कि मगध साम्राज्य है पूरी तरह से एक मैदानी भाग है, यानी जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा, इसमें गंगा नदी के द्वारा कुछ जलोढ़ मिट्टियों बहा कर लाई जा रही है, गंडक के द्वारा बहा करके लाई जा रही है, सोन नदियों के द्वारा बहा करके लाई जा रही है। जो कि जलोढ़ मिट्टी में कृषि काफी उपजाऊ होता है, कृषि बहुत मात्रा में होगा, जो कि अधिशेष प्राप्त हो। अधिशेष का मतलब यह होता है कि हमें खाने पीने से जो कृषि बच जाता है उसे बोलते हैं अधिशेष। जो कृषि हमें अधिशेष बचा उसे हमें बेच करके उसे हम धन की प्राप्ति किए, धन की प्राप्ति करके उस धन से हम क्या किए कि अलग अलग औजार बनाए, अलग अलग हथियार बनाए, अलग अलग क्षेत्र बनाए, जो कि अन्य महाजनपदों से लड़ने में काफी सहायक हुआ। यानी यहाँ से क्या हुआ कि आर्थिक कारण में जो कि जलोढ़ मिट्टी गंगा नदी के द्वारा, गंडक नदी के द्वारा, गंडक के द्वारा, सोन के द्वारा ये क्या था? जलोढ़ मिट्टियों लाया गया, जलोढ़ मिट्टी लाया गया, जलोढ़ मिट्टी क्या किया गया? लाया गया। और मगध जो था एक मैदानी भाग में विस्तृत था, जो कि काफी इसका क्षेत्रफल था और इसमें क्षेत्रफल में कृषि किया जाता था, यानी मैदानी भाग में विस्तृत है। कौन सा? मगध महाजनपद किस मैदानी भाग में विस्तृत है? मैदानी भाग में विस्तार है। मगध का विस्तार कहां पर? मैदानी भाग में है। और मैदानी भाग में विस्तार है तो यहां से हम क्या प्राप्त करते हैं? कृषि करते हैं, कृषि काफी मात्रा में करते हैं। कृषि से हमें क्या? अधिशेष प्राप्त होता है। अधिशेष मतलब होता है कि हमें आवश्यकता से अधिक कृषि प्राप्त करता है, अधिशेष कृषि प्राप्त होता है। जब अधिशेष कृषि हम प्राप्त करते हैं, इस अधिशेष कृषि को क्या करते हैं? हम बेचते हैं, बाजार में बेचेंगे, चाहे कहीं बेचेंगे,
बेचेंगे, और बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? धन की प्राप्ति होगी, जो कि धन की प्राप्ति होगी। किसका प्राप्त होगी? धन की प्राप्ति होगी। और इस धन से हम क्या करेंगे? इस धन से हम क्या करेंगे? इस धन से नए नए औजार खरीदेंगे, नए नए औजार हथियार बनाएंगे, जो कि अन्य महाजनपदों से लड़ने में काफी सहायकफुल होगा। यानी इस धन से औजार 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 और अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। औजार, और जब हम संपन्न हो गए तो हमारा साम्राज्य का क्या होगा? विस्तार होगा। औजार खरीदेंगे दूसरे से लड़ने के लिए, और हमारा साम्राज्य का क्या होगा? विस्तार होगा, क्योंकि मेरे पास धन की आवश्यकता होगी, धन आने लगा। उसके बाद तीसरा कारण हम लोग देखते हैं, मुख्य रूप से 3 कारण है। थर्ड कारण हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण। अच्छा, राजनीतिक कारण किस प्रकार से मगध साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से 3-4 वंश उभर करके आते हैं, जो कि एक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और एक नंद वंश, और अंतिम रूप से सबसे प्रतापी वंश उभर करके आता है जिसका नाम है मौर्य वंश। जो कि इन चारों वंश ने काफी इसमें राज्य मगध साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जो कि बिंबिसार ने किया। किसका? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था, जो कि क्या करता है? बिंबिसार काफी इसमें महत्वपूर्ण शासक हुए। उसके बाद कालाशोक हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महापद्म नंद हुए, घनानंद हुए, जो कि काफी महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक हुए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, जो कि इस मगध साम्राज्य के काफी प्रमुख शासक थे, जो कि इस मगध साम्राज्य को विस्तार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यानी प्रमुख शासक, राजनीतिक कारण, यानी प्रमुख शासक के द्वारा इसका विस्तार किया गया। विस्तार, अगर किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए वहां के अगर शासक सबसे मजबूत है तो वो क्या? साम्राज्य भी बहुत बड़ा होगा। यानी इसका विस्तार हुआ। जैसे भी मैंने बता दिया कि बिंबिसार, मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, तो मैंने इतना बताया मगध साम्राज्य के उदय के बारे में बताया कि मुख्य रूप से 3 कारण है। एक है सबसे पहले भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, उसके बाद राजनीतिक कारण। इसके बारे में मैंने पृष्ठभूमि की चर्चा की। अब हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। थोड़ा मैं इसे क्लीन करता हूं, उसके बाद देखता हूं मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया। थोड़ा इसे क्लीन करके देखते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना। अब हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, इसमें प्रमुख वंश कौन कौन से उभर करके आते हैं, एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। इतना पृष्ठभूमि आप लोगों को समझ में शायद आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं। अगर पूछता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो मगध साम्राज्य का स्थापना एक व्यक्ति था जिसका नाम था बृहद्रथ। तो पूछ देता है कि मगध का स्थापना किसने किया था। मगध का स्थापना पूछेगा कि मगध का स्थापना किसने किया था, तो बृहद्रथ किया था। बृहद्रथ किया था। तो पूछता है कि बताइए मगध का स्थापना किसने किया था, तो एक व्यक्ति का नाम आता है बृहद्रथ। ये 1 लाइनर क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंश उभर करके आते हैं। मगध साम्राज्य में 4 वंश उभर करके आते हैं। मगध साम्राज्य में 4 वंश मुख्य रूप से कितना वंश? 4 वंश उभर करके आता है। 4 वंश उभर करके आता है। तो मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंश को हम लोग पढ़ेंगे, और चारों वंश के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि प्रमुख वंश एक एक करके हम लोग देखते हैं। और क्रम इसका इसी प्रकार से है। क्रम में आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला वंश आता है हर्यक वंश। क्रम इसी जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से क्रम है। हर्यक वंश पहला आता है। उसके बाद सेकेंड वंश आता है शिशुनाग वंश। उसके बाद थर्ड आता है जो कि नंद वंश के काफी विख्यात शासक एक रहे घनानंद जी। नंद वंश एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चौथा जो कि आता है सबसे प्रतापी वंश, जिसका नाम है मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो हमने देखा कि मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंश उभर करके आते हैं, जो कि पहला का नाम है क्या? हर्यक वंश। सेकेंड आता है शिशुनाग वंश, इसी क्रम में है, जिस क्रम में मैंने लिखा हूं उसी क्रम में है। उसके बाद थर्ड आता है नंद वंश, चौथा आता है मौर्य वंश। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो पहला वंश हम पढ़ रहे हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश, पहला वंश के बारे में पढ़ रहे हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश पढ़ते हैं। तो हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में, 544 बीसी यानी ईसा पूर्व, यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसकी स्थापना कब किया गया था? स्थापना इसकी स्थापना 544 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। मैंने काफी वीडियो में मैंने बीसी का अर्थ बताया होगा। तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईस्वी से 544 वर्ष पहले। हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में किसने किया था? एक शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। शासक का नाम, स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार किया था। किसने? बिंबिसार। बिंबिसार ने किया था। इसकी स्थापना पूछेगा कि बताइए हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। कब किया था? तो 544 बीसी में किया था। उसके बाद क्या करता है बिंबिसार? बिंबिसार एक शहर की स्थापना करता है। एक शहर की स्थापना करता है, एक नगर या शहर। बिंबिसार एक नगर की स्थापना करता है जिसका नगर का नाम रहता है राजगीर। राजगीर या कभी कभी राजगिरी बोला जाता है, राजगिरी। तो बिंबिसार एक नगर या शहर की स्थापना करता है जिसका नाम है राजगीर या राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या करता है बिंबिसार? इस मगध साम्राज्य का राजधानी कहाँ बनाता है? मगध साम्राज्य का राजधानी मगध का राजधानी कहाँ बनाता है? राजगीर बनाता है। राजगीर या राजगिरी कहीं कहीं दिया रहता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि 544 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की जाती है। एक नगर की स्थापना करता है जिसका नाम है राजगीर या राजगिरी। उसके बाद क्या करता है कि मगध का राजधानी राजगीर को बनाता है। किसको बनाता है? राजगीर को बनाता है। बिंबिसार का एक राजवैद्य था। बिंबिसार का एक क्या था? राजवैद्य था। बिंबिसार का एक राजवैद्य था, राजवैद्य। बिंबिसार का एक क्या था? राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। जिसका क्या नाम था? जीवक। बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। जीवक को क्या किया जाता है? जब अवंती के राजा हुआ करते थे, मैंने महाजनपद में मैंने बताया था कि अवंती के राजा थे चंद्रप्रभोत। चंद्रप्रभोत जब बीमार हो जाते हैं तो बिंबिसार क्या करते हैं? जीवक को भेजते हैं उनके पास, उन्हें इलाज करने के लिए। तो जीवक को किसके पास भेजा जाता है? कभी कभी पूछता है। और किस लिए भेजा था? तो बिंबिसार भेजा था अवंती के राजा इसका नाम था चंद्रप्रभोत। अवंती के राजा चंद्रप्रभोत जब बीमार हो जाते हैं, इन्हें इलाज करने के लिए चंद्रप्रभोत के पास, अवंती के राजा जब बीमार हो जाते हैं तो इन्हें जीवक को चंद्रप्रभोत के पास क्या किया जाता है? भेजा जाता है। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध जब बीमार हो जाते हैं तो बिंबिसार क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध के पास भी इस जीवक यानी राजवैद्य को महात्मा बुद्ध के पास भी भेजते हैं। पहला अवंती के राजा चंद्रप्रभोत के पास भेजते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध जब बीमार होते हैं उनके पास भेजते हैं। तो राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने किसके पास भेजा था? तो महात्मा बुद्ध के पास भेजा था। उसके बाद जो भी अवंती के राजा चंद्रप्रभोत थे उनके पास भेजता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनके बारे में, हर्यक वंश के बारे में देखते हैं, बिंबिसार के बारे में, कि भारत का पहला ऐसा शासक था बिंबिसार जिसने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया। किसको? वैवाहिक नीति को अपनाया। किसने? हर्यक वंश के शासक ने अपनाया। थोड़ा मैं इसे क्लीन करता हूँ। ये क्या करता है बिंबिसार? भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को क्या किया था? अपनाया था। वैवाहिक नीति को अपनाया था। तो किससे शादी किया था? हम लोग देखते हैं। वैवाहिक नीति यानी ब्याह करके यानी शादी करके साम्राज्य का विस्तार किया। हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश के बिंबिसार के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो वैवाहिक नीति अपनाया किसने? वैवाहिक नीति अपनाया। वैवाहिक नीति अपनाया। वैवाहिक नीति को अपनाया किसने? बिंबिसार ने। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने, यानी साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, यानी साम्राज्य का आकार बड़ा करने के लिए इसने वैवाहिक नीति को अपनाया।
तो सबसे पहले एक कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, कौशल महाजनपद की, जिसका नाम था महाकोसला। 3 इन्होंने शादी किए। कितने शादी किया था? 3। महाकोसला, महाकौशला, महाकोसला होता है, महाकोसला जिनका नाम था, महाकोसला। महाकोसला से क्या करता है? शादी करता है, जो कि किस किस महाजनपद की रानी थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी, कौशल। कौशल महाजनपद की क्या थी? रानी थी। मैंने बताया था कौशल महाजनपद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती या कौशल हुआ करता था। आप लोग पुराना वीडियो को थोड़ा देख देकर याद किए रहिएगा। हमने देखा कि इन्होंने, बिंबिसार ने पहला शादी किया था महाकोसला से, जो कि कौशल महाजनपद की क्या थी? रानी थी, जो कि पहला शादी किया था। उसके बाद सेकेंड शादी चेल्लमा से किया था, चेल्लमा, चेल्लमा। सेकेंड शादी चेल्लमा से किया था, जो कि वैशाली, वैशाली की रानी थी। कहाँ की? वैशाली की, जो कि वज्जी महाजनपद, जो कि बिहार का पड़ता है, वज्जी महाजनपद की क्या थी? रानी थी। तो वज्जी महाजनपद की वैशाली की रानी थी, वैशाली, वैशाली की थी। तो हमने देखा कि बिंबिसार मुख्य रूप से 3 शादी किया था। महाकोसला से शादी किया था, जो कि कौशल महाजनपद की थी। उसके बाद चेल्लमा से शादी किया था, जो कि वैशाली की थी। उसके बाद थर्ड शादी छेमा, छेमा, छेमा से करता है, जो कि भद्र की थी। कहाँ की? भद्र की थी, भद्र की थी। हमने देखा कि पहला ऐसा शासक था जो कि भारत का, जो कि साम्राज्य विस्तारवादी के लिए इन्होंने वैवाहिक नीति अपनाया, जो कि 3 रानियों से शादी करता है। पहला महाकोसला से, उसके बाद चेल्लमा से करता है, उसके बाद छेमा से करता है, जो कि भद्र की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बिंबिसार का पुत्र अब शासक बनता है। कब? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु, अब हम देखते हैं, इसकी मृत्यु, बिंबिसार का मृत्यु कर दिया जाता है। बिंबिसार, बिंबिसार की मृत्यु 492 बीसी में, बिंबिसार का मृत्यु 492 ईस्वी में इसका खुद का पुत्र अजात शत्रु ने क्या करता है? कर देता है। इसका खुद का पुत्र अजात शत्रु, अजात शत्रु कर देता है। क्या करता है? कर देता है। इसका खुद का पुत्र 492 बीसी में अजात शत्रु क्या करता है? इसका कत्ल कर देता है, यानी मार देता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड शासक पढ़ने जा रहे हैं, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु इसी का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था, जिसका हत्या 492 ईस्वी में, 492 बीसी में इसका हत्या कर देता है। तो ये राजा कब बनता है? अजात शत्रु राजा 492 बीसी में बनता है। 492 बीसी में क्या बनता है? राजा बनता है। अजात शत्रु का बचपन का नाम कुड़िक होता है। इसका अगर बचपन का नाम कभी कभी पूछ देता है, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? कुड़िक। इसका बचपन का नाम क्या था? कुड़िक। कभी कभी पूछा है एग्जामिनेशन में, कुड़िक। तो पूछता है कि बताइए कुड़िक किसका नाम था? तो अजात शत्रु का नाम था। क्या नाम था? कुड़िक था। हम लोग देखते हैं अजात शत्रु के बारे में, क्या इसके बारे में विशेषता है। तो इस जब हत्या कर देता है अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करता है, और इस अजात शत्रु का इसका पुत्र उदयन हत्या कर देता है। इसीलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, यानी पिता की हत्या करके शासक बनने वाला को पितृहंता वंश कहा जाता है। मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि पितृहंता वंश किससे बोला जाता है, क्योंकि इसको पिता की हत्या करके ये सब शासक बनते हैं, इसीलिए इसे पितृहंसा वंश कहते हैं। पितृहंता वंश, पितृहंता, हंता वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि जितने भी शासक हुए अपने पिता की हत्या करके शासक बनते हैं। तो अजात शत्रु के बारे में देखा कि अजात शत्रु अपने पिता की हत्या 492 बीसी में करके शासक बन जाता है। इसका बचपन का नाम क्या था? कुड़िक था। इसने क्या करता है कि जो कि बिंबिसार का संबंध, जो कि कौशल महाजनपद से काफी अच्छा था, क्योंकि वहां की शादी किए थे। उसके बाद वैशाली से इनका संबंध काफी अच्छा था। उसके बाद भद्र से इसका संबंध काफी अच्छा था। उसके बाद अवंती के राजा से इनका संबंध काफी अच्छा था। तो हमने इसमें देखने को मिलता है कि बिंबिसार था, जो काफी महाजनपदों से इनका संबंध काफी अच्छा था। लेकिन इनका पुत्र जब आता है तो क्या करता है? इनका पुत्र जब आता है अजात शत्रु, ये क्या करता है कि काशी, इसको काशी महाजनपद को, और जो कि काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी इसका राजधानी है, काशी महाजनपद और वैशाली महाजनपद। कौन महाजनपद? वैशाली, वैशाली महाजनपद, वैशाली महाजनपद
जनपद को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला देता है। मगध साम्राज्य में क्या करता है, मिला देता है। इसमें देखने को मिलता है कि जो अजातशत्रु है वो काशी महाजनपद और वैशाली महाजनपद, जो कि वैशाली की कहाँ थी, इसकी माता चेल्लमा थी, सेकंड माता चेल्लमा थी, तो काशी महाजनपद और वैशाली महाजनपद को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला देता है, जिससे कि मगध साम्राज्य का आकार काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि दो महाजनपदों को इसमें शामिल कर लेता है। उसके बाद इसके बारे में देखते हैं, अजातशत्रु के बारे में, कि जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में, तो पहला बौद्ध संगति इन्हीं के काल में हुआ था। यानी पहला बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति इन्हीं के काल में होता है। कब पहला बौद्ध संगति होता है, मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो कि चैप्टर था उसमें बताया था, तो होता है 483 बीसी में। कब बीसी में होता है, 483 बीसी में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है, मल महाजनपद के क्षेत्र में। तो महात्मा बुद्ध की पहली बौद्ध संगति कब होती है, 483 बीसी में। उस समय अगर पूछेगा कि राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। और किस स्थान पर हुआ था पहला बौद्ध संगति, अगर स्थान पूछ दिया जाए, स्थान पूछे थे, स्थान अगर पूछ दिया जाए, किस स्थान पर पहला बौद्ध संगति हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि पहला बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, राजगीर में हुआ था, जो कि इस समय तक का राजधानी क्या था, इनका राजगीर ही था। तो पहला बौद्ध संगति कहाँ पर होता है, तो राजगीर में होता है। राजगीर में पहला बौद्ध संगति कहाँ पर होता है, राजगीर में होता है। उसके बाद यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर अध्यक्ष अगर पूछेगा, अध्यक्षता किसने किया था, मैंने क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित उसमें बताया है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ की अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप किया था, महाकश्यप, कश्यप। तो पूछेगा कि पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 बीसी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। पूछेगा कि किस स्थान पर हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। उसके बाद अगर पूछेगा कि यहाँ की अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किए थे। उसके बाद मुख्य बिंदु अगर पूछेगा कि त्रिपिटक में से सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किया गया। उसके बाद अजातशत्रु की हत्या, अजातशत्रु की हत्या इसका खुद का पुत्र, जिसका नाम था उदय, इसका खुद का पुत्र उदय ने इसका हत्या कर देता है। अपने पिता की हत्या क्या करता है अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या कौन करता है, अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र जिसका नाम था उदय कर देता है। जो कि हमने देखे थे कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया था, और अजातशत्रु का हत्या उसका खुद का पुत्र उदय ने कर देता है। उदय क्या करते हैं, कर देते हैं। हम देखते हैं, इसे थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूं। अब हम तीसरा शासक के बारे में देखते हैं, अजातशत्रु। थर्ड शासक है जिनका नाम है अजातशत्रु। थर्ड शासक है अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु उदय जी ना। थर्ड शासक उभर करके आते हैं उदय, 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 या कहीं कहीं उदयन दिया रहता है, उदयन, उदय ने उदयन दिया रहता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया, इसी का नाम है उदय या उदयन। हमने देखा कि अजातशत्रु की हत्या कौन करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है, अपने पिता की हत्या करके शासक बनता है। पिता की हत्या, हत्या करके शासक बनता है। अपने पिता की हत्या करके क्या बनता है, शासक बनता है। इसीलिए इस वंश को, हर एक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। मैंने बताया था पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है। इसके काल में क्या हुआ कि जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, राजगीर हुआ करती थी। तो इसने एक शहर के नगर, एक नगर या शहर की स्थापना करता है, शहर का स्थापना करता है, जिसका नाम है पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। तो उदय क्या करता है कि एक नगर की स्थापना करता है, एक शहर की स्थापना करता है, जिसका नाम है पाटलिपुत्रा। जो कि पाटलिपुत्रा कहाँ पर बसा हुआ था, इसमें देख लीजिएगा मैप के जरिए। जो कि यहाँ पर गंगा नदी हो गया, यहाँ पर कौन सी नदी, गंगा नदी। यहाँ से सोन नदी दक्षिण भारत से जाती है, और यहाँ से क्या आती है, गंडक नदी। यहाँ पर पाटलिपुत्रा जो कि पटना बसा हुआ था, इसी को पाटलिपुत्रा पहले का नाम था। पाटलिपुत्रा यहाँ पर बसा हुआ था, यहाँ पर पाटलिपुत्रा, यहाँ पर बसा हुआ था पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था, तो उदय किया था। पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया था, उदय। और मगध साम्राज्य का राजधानी जो कि राजगीर पहले हुआ करता था, तो राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्रा किया, तो मगध का राजधानी बनाया, इसे मगध का राजधानी बनाया, मगध का राजधानी बनाया, मगध का राजधानी बनाया।
हमने देखा कि जो कि उदयन ने एक शहर या नगर की स्थापना करता जिसका नाम है पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्रा जिसे बोला जाता है। वर्तमान में इसका स्वरूप पटना के रूप में देखा जाता है, जो कि पाटलिपुत्रा का नाम बदल करके शेरशाह सूरी ने इसे पटना किया था। तो पाटलिपुत्रा में देखें कि उदयन क्या करता है, जो कि पहले मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर राजगीर हुआ करती थी, तो राजगीर से हटा करके इसका राजधानी कहाँ पर किया, पाटलिपुत्रा किया। और इसके बारे में हम लोग इतना देखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं उदयन के बारे में देख ली। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पहला वंश देखा हर्यक वंश, उसके बाद सेकेंड वंश देखते हैं, सेकेंड वंश हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश। हमने बताया था कि पहला वंश मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंश उभर करके आते हैं, एक हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश, एक नंद वंश और एक मौर्य वंश। तो हम देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं, जो काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, उसी के बारे में मैं फोकस कर रहा हूँ। हालांकि इन लोगों के शासकों के बारे में पढ़ने बैठ जाए तो बहुत काफी लंबा दिन लग जाएगा। हमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। अगर इसका संस्थापक अगर पूछ दिया जाए, इसका संस्थापक अगर पूछ दिया तो किसने किया था, तो शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने कभी कभी पूछता है कि बताइए शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, तो शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग क्या करता है कि एक शहर या नगर की भी स्थापना करता है, एक नगर की स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है, नगर का, जिसका नाम वैशाली रखता है। पहले से वैशाली था, नगर की स्थापना नहीं करता है, क्योंकि पहले से वैशाली था। तो क्या करता है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग थे। और क्या करता है, जो कि मगध का राजधानी, जो कि अजात शत्रु क्या किया था, पाटलिपुत्रा बनाया था। उदयन ने कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्रा बनाया था। मगध की राजधानी कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्रा बनाया था। इस शिशुनाग ने मगध का राजधानी को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। मगध की राजधानी कहाँ बनाता है, मगध की राजधानी वैशाली को बनाता है। किसको बनाता है, वैशाली को बनाता है। मगध की राजधानी वैशाली को बनाता है। हमने देखा शिशुनाग वंश के बारे में कि इसके संस्थापक शिशुनाग थे, और जो कि मगध का राजधानी जो कि पाटलिपुत्रा हुआ करता था, जो कि किसने किया था, उदय ने किया था। तो उस पाटलिपुत्रा से मगध का राजधानी को हटा करके कहां पर कर दिया, वैशाली कर दिया। उसके बाद शिशुनाग वंश के शासक हम लोग देखेंगे, एक प्रमुख शासक जिसका नाम है कालाशोक। एक शासक हम लोग देखते हैं कालाशोक, इसका थर्ड शासक। पहला शासक था शिशुनाग, उसके सेकेंड शासक देखते हैं कालाशोक के बारे में देखते हैं। तो सेकेंड शासक क्या है, कालाशोक के बारे में हम लोग देखते हैं कि सेकेंड जो बौद्ध संगति थी, सेकेंड बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था, कालाशोक के काल में हुआ था, सेकेंड बौद्ध संगति। इसमें हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग का जो शासक था, वैसे यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, शिशुनाग का संस्थापक था शिशुनाग। इसने क्या करता है कि अवंती जो हुआ करता था, अवंती जो कि बिंबिसार के समय काफी अच्छा संबंध था, तो अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। किसने, शिशुनाग ने। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अवंती को मगध में मिला लिया गया। किसने मिलाया, तो शिशुनाग ने मिलाया, जो कि 2 महाजनपद को मिलाया था। किसने, अजातशत्रु ने मिलाया था। काशी को, वैशाली को किसने मिलाया था, अजातशत्रु ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवंती का जो संबंध, जो कि बिंबिसार के समय काफी अच्छा हुआ करता था, वहां के राजा चंद्रप्रघोत को जब बीमार होते हैं तो अपने बिंबिसार ने अपने जीवक को क्या करते हैं, वहां पर भेजते इलाज के लिए, जो कि अवंती से संबंध उनके समय काफी अच्छा हुआ करता था। तो अवंती को शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने मगध में मिला लिया, जिसके कारण कि मगध का साम्राज्य अब बड़ा क्षेत्र हो गया। मगध का क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम लोग देखें कि राजाओं का कितना महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। अब हम देखते हैं कालाशोक के समय देखते हैं कि सेकेंड बौद्ध संगति यानी दूसरा बौद्ध संगति, सेकेंड बौद्ध संगति यानी दूसरा बौद्ध संगति कौन, दूसरा बौद्ध संगति किसके समय में होता है, तो कालाशोक के समय होता है। कब होता है, तो 383 बीसी में सेकेंड बौद्ध संगति पूछेगा तो कब होता है, 383 बीसी में होता है। 383 बीसी में सेकेंड बौद्ध संगति होता है। और किस स्थान पर होता है, तो वैशाली में होता है, क्योंकि इसके पिताजी राजधानी कहाँ किए थे, वैशाली किए थे। तो स्थान अगर पूछेगा तो क्या पर बताइएगा, वैशाली।
तब पूछता है कि सेकेंड बहु संगति कहाँ पर हुई थी, तब वैशाली हुई थी। और कब हुई थी, तो 383 BC में हुई थी। वहां का शासक कौन था, तो कालाशोक था। और यहाँ की अध्यक्षता किसने किया था, तो सावाकामी किया था। अध्यक्षता, अध्यक्षता पूछेगा क्या था, किसने किया था, तो सावाकामी ने किए थे। सावाकामी, यहाँ की अध्यक्षता किसने किया था, तो सावाकामी किए थे। हम लोग देखते इसमें देखे थे बौद्ध धर्म से संबंधित कि इसी सेकेंड बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से पहला विभाजन देखने को मिलता है, जो कि इसमें पहला विभाजन देखने को मिलता है, जो कि महासंघिकावादी, महासंहिता और खेरवादी के रूप में उसका विभाजन, पहला बौद्ध संगति का विभाजन देखने को मिलता है। हमने कालाशोक के बारे में देखा, शिशुनाग वंश के बारे में देखा, और हम देखते हैं कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, शिशुनाग का अंतिम शासक, शिशुनाग का एक अंतिम शासक थे, अंतिम शासक, शिशुनाग का अंतिम शासक थे जिसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, वर्धन। तो शिशुनाग के अंतिम शासक कौन थे, नंदीवर्धन। इसी नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना किए महापद्म नंद ने। हम इसे क्लीन करके देखते हैं नंद वंश के बारे में, इसे हम क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंद वंश के बारे में, जो कि जिसका स्थापना किसने किया था, महापद्म नंद ने। शिशुनाग के अंतिम शासक किसको, नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना करते हैं। और उसी नंद वंश के एक प्रमुख प्रतापी शासक थे जिसका नाम था घनानंद, जो कि काफी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग तीसरा जो कि वंश हम लोग देखेंगे क्रम में। तीसरा वंश नंद वंश, नंद वंश, नंद वंश, नंद वंश। हम लोग नंद वंश के बारे में देखते हैं। नंद वंश, नंद वंश का जो कि नंद वंश की स्थापना किसने किया था, तो नंद वंश का स्थापना शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद ने, महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना किया गया था। तो हम लोग देखते हैं इसके स्थापना, संस्थापक, स्थापना किसने किया था, स्थापना किसने किया था, महापद्म नंद एक शासक थे, काफी प्रतापी शासक थे, महापद्म नंद। महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना किया जाता है। तो महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना किया जाता है, जो कि नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का पहला ऐसा शासक था, भारत का पहला शासक, भारत का पहला शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। कभी कभी पूछता है कि बताइए भारत का पहला शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी, किसका उपाधि, एकराट, एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट, एकराट, एकराट की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी। तो पूछेगा कि बताइए भारत का पहला शासक कौन था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी, तो महापद्म नंद थे, जो कि नंद वंश के क्या थे, संस्थापक थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके पुराणों में महापद्म नंद को, इसमें पुराणों में देखते हैं, पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम की दूसरी अवतार बनाया गया है। परशुराम की दूसरी अवतार बताया गया महापद्म नंद को, महापद्म नंद को, महापद्म नंद को पुराणों में परशुराम, परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है, दूसरा अवतार बताया गया है। तो पूछता है कि बताइए ऐसा कौन शासक थे जिनको पुराणों में परशुराम के दूसरा अवतार बताया गया है, तो वह है महापद्म नंद जी, जो कि काफी क्रूरता, ये भी क्रूर थे। और महापद्म नंद की सबसे प्रमुख एक युद्ध होता है जो कि कलिंग पर विजय। इन्होंने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। कहां पर किए थे, कलिंग, कलिंग कहां पड़ता है, उड़ीसा में, वर्तमान उड़ीसा में। कलिंग पर आक्रमण कौन करते हैं, कलिंग पर आक्रमण करते हैं महापद्म नंद से। और कलिंग पर आक्रमण करके वहां पर जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर हुआ करता था, मूर्ति हुआ करता था। तो कलिंग पर जब आक्रमण किए, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर हुआ करता था जिसे बोला जाता था जिनसेन, जिनसेन। तो जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर हुआ करता था जिनसेन। इस जिनसेन को क्या करते महापद्म नंद ने कलिंग से उठा करके मगध लाते हैं, मगध लाते हैं। कभी कभी पूछता है कि बताइए महापद्म नंद ने किसकी मूर्ति उठा करके मगध लाते हैं, तो जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर थी जिनसेन,
इसे उठाकर कहाँ लाते हैं? मगध लाते हैं, मगध लाते हैं। और जिस समय कलिंग पर महापद्म नंद ने क्या किए थे? आक्रमण किए थे। वहां पर एक नहर की खुदाई करवाते हैं, मगध यानी कलिंग में। कहां पर? कलिंग पर। कलिंग में, कलिंग में एक नहर की खुदाई करवाते हैं, नहर की खुदाई, नहर की खुदाई करवाते हैं। किसका खुदाई करवाते हैं? नहर की खुदाई करवाते हैं। काफी गर्मी है जी। तो हमने क्या देखा कि कलिंग पर आक्रमण करते हैं कौन? महापद्मनंद ने। वहां से जैन धर्म से संबंधित जिनसेन की मूर्ति को उठाकर कहां पर लाते हैं? मगध लाते हैं। और आक्रमण के दौरान ही कलिंग में नहर की खुदाई करवाते हैं। और इसके बारे में व्याख्या कहाँ से मिलती है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि महापद्मनंद ने नहर की खुदाई करवाती थी? वहां के कलिंग का एक शासक हुआ करता था, कलिंग का शासक हुआ करता था जिसका नाम था शासक। कलिंग का शासक हुआ करता था जिसका नाम था खारवेल। खारवेल, कलिंग के एक शासक हुआ करता था खारवेल। खारवेल के एक अभिलेख था जिसका नाम था, अभिलेख का नाम हाथी गुफा का अभिलेख। हाथी गुफा का अभिलेख, हाथी गुफा का अभिलेख, हाथी गुफा का अभिलेख। हमने देखा कि नहर की जब खुदाई करवाते हैं महापद्मनंद ने, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कलिंग के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था खारवेल। खारवेल, और वहीं के एक अभिलेख, उन्होंने एक अभिलेख बनाया था, अभिलेख की रचना करवाया था जिसका नाम था हाथी गुफा के अभिलेख। तो इस हाथी गुफा के अभिलेख से नहर की खुदाई करवाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कलिंग से मिलता है। किसने करवाया था? महापद्मनंद ने। उसके बाद इसके हम लोग देखते हैं अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक के बारे में देखते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक के बारे में देखते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूं, हम लोग देखते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक देखते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक थे जिसका नाम था घनानंद। जिनका नाम क्या था? घनानंद। घनानंद, मार्कर थोड़ा ध्यान दीजिए। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक थे जिनका नाम था घनानंद, जो कि काफी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। काफी क्रूर थे, क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। क्रूरता, क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। अंतिम शासक, नंद वंश के शासक जिनका नाम था क्या? घनानंद, जो कि काफी क्रूर थे। इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के दरबार में चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य जिसे बोलिए या कौटिल्य बोलिए, इन्हें ही सब नाम है। कौटिल्य, 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 या इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, गुप्त के नाम से जाना जाता है। तो घनानंद के दरबार में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त रहते थे। और एक बार क्या होता है कि घनानंद काफी क्रूर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और चाणक्य को क्या करते हैं? अपमानजनक व्यवहार करके दरबार से निकाल देते हैं। अपमानजनक व्यवहार करके, अपमानजनक व्यवहार करके, व्यवहार करके दरबार से निकाल देते हैं। क्या करते हैं घनानंद की? अपमानजनक व्यवहार करके कौटिल्य को दरबार से निकाल देते हैं। और इसी अपमानजनक का बदला लेने के लिए चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने क्या करते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक करवाते हैं, जो कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाकर के मिल जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके इन्हें एक युद्ध होता है, और युद्ध के दौरान जो कि घनानंद को मार दिया जाता है, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या, चाणक्य पंडित क्या करते हैं कि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से जाकर के मिल जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से जाकर के क्या करते हैं? मिल जाते हैं, जाकर मिल जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से जाकर के मिल जाते हैं। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से जाकर के मिल जाते हैं। और एक बार नंद वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, जो कि घनानंद को क्या कर दी जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य प्लस कौटिल्य पंडित यानी चाणक्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिल करके लड़ाई लड़ते हैं। किसके साथ? घनानंद के साथ लड़ाई लड़ते हैं। घनानंद के साथ, घनानंद के साथ वर्सेस
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिल जाते हैं आपस में और घनानंद के साथ क्या करते हैं, जाकर के लड़ाई करते हैं, जिसके में क्या होता है कि घनानंद को पराजय घोषित होता है, यानी अब पराजय हो जाते हैं, यानी ये हार जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हार जाते हैं और ये क्या करते हैं, जीत जाते हैं। और जीत जाते हैं तो उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होता है। किसका? मौर्य वंश की स्थापना होता है। मौर्य वंश की स्थापना होता है। मौर्य वंश की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। किसकी सहायता से? तो चाणक्य पंडित की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो आज मैंने मगध साम्राज्य से संबंधित 3 वंशों के बारे में मैंने पढ़ा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में शुरू करेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, उसके बाद प्रमुख शासक जो कौन कौन है, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।